हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू जो हमारे बचे हुए थे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं लगाया है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आईएससी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 लगा लीजिए, फिर आइए पार्ट 3 पे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू। तो सही ऑप्शन देखिए क्या है। अभी हम लोग पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब जो आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ग्राफ बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप पोर्ट्रेट मोड में आपको इजी रहेगा क्वेश्चन देखने में। तो 41 का सही आंसर है डी, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बात है नेक्स्ट, द डिमांड ऑफ लेबर इज। सोचिए क्या होगा सही आंसर। द डिमांड ऑफ लेबर इज independent of the demand of the other input or resource, independent of demand for the product produced by labor, independent of availability of other input or resource, या फिर derive from demand from the product produced by the labor। तो सही आंसर जो इसका है वो है 42 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। गिफन गुड्स आर। अब गिफन गुड्स कैसे होते हैं, सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, inferior goods whose demand falls in their price। डिमांड गिरता है और उसका प्राइस भी गिरता है विद द फॉल इन द प्राइस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द अमाउंट satisfied derived by the consumer from the consumption of। सोचिए क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन 44 का। तो सही आंसर है 44 का डी, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रिटर्न्स टू अ फैक्टर मीन्स। रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या होता है, सोचिए क्या होगा सही आंसर। पॉइंट नंबर ए सही आंसर है। क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर इज चेंज। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी मत करिएगा क्योंकि हल्का सा भी गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इकोनॉमिक कॉस्ट रिफर्स टू द सम ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में बोल रहा है, देखते हैं क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 का सही आंसर है सर नंबर बी, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। 46 का बी। अब आते नेक्स्ट, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन ऑफ द फर्म। monopolist competition of the form of the market in which there are large number of sellers of the particular product with each selling। सोचिए क्या होगा सही आंसर।
सही आंसर है इसका आंसर नंबर डी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट that is higher enough so that the firm in industry are induced to remain in the industry yet low enough so that। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है 48 का बी, न्यू फर्म विल नॉट वांट टू एंटर द इंडस्ट्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो देखिए 49 में क्या बोल रहा है। फर्म मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है 49 का बी, MC = MR। देखिए 50 क्वेश्चन तक हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म ऑपरेटिंग अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज। सोचिए क्या क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है इसका सी, परफेक्टली हॉरिजेंटल लाइन। अब आते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, देखते हैं कैसे पूछा जाएगा। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो फिगर देख के आपको समझ में आ ही रहा है क्या है। डी से D1 हो गया है, इंक्रीज इन डिमांड है। ठीक है, तो सारा कुछ तो क्लियर ही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 1 द, क्या सही है इसमें सोचिए। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। इसका सही आंसर जो है वो पॉइंट नंबर बी है, मूवमेंट फ्रॉम B to C इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फ्रॉम B to C इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, बताए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, सेकंड। इन फिगर फर्स्ट द मूवमेंट फ्रॉम B to K। तो B to K क्या दिखा रहा है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Is the increase in demand indicate the demand rise at a constant price take place due to the rise in demand caused by rise in the money income of the consumer। तो सही आंसर है डी, ऑल द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो देखिए क्या बना हुआ है, क्या सिचुएशन है। तो उसमें पूछ रहा है फ्लोर प्राइसिंग क्या है और प्राइस सेलिंग क्या है। तो देखिए फ्लोर प्राइसिंग क्या है।
तो सही आंसर है 52 का ए, OP1। OP1 जो आपका है उसको हम बोलेंगे फ्लोर प्राइजिंग, ठीक है। तो OP1 आपका फ्लोर प्राइजिंग है। उसके बाद सेकंड क्या है, प्राइस सीलिंग के बारे में बात कर रहा है। तो प्राइस सीलिंग का क्या आंसर है, तो सही आंसर है सी, OP3। तो जो आपका OP3 है वो प्राइस सीलिंग है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दिया हुआ है सारा कुछ। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर 3 द डिमांड इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ बी एंड रिलेटिव इलास्टिक ऑफ ई। तो देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए एक बार फिगर्स को, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, तो आपको क्लियर होगा कि क्या यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ रहा है, वही आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर देखिए क्या है, तो सही आंसर है 53 का सी, मतलब यूनिट इलास्टिक ऑफ सी रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ ई एंड परफेक्टली इलास्टिक ऑफ बी। अब आते हैं, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फिगर दिया हुआ है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन 54 में तो 54 में सबसे जो सही ऑप्शन लग रहा है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी कंडीशन सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए 55 क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट्स हैं, तो इसी पर्टिकुलर ग्राफ के बेसिस पे आपको 3 आंसर्स देने हैं। तो देखिए इन द फिगर 5, अब फिगर 5 में क्या क्या सिचुएशन है देखते हैं क्या सही है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 55। तो इसमें सही आंसर है फर्स्ट का सी, मतलब सी इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड डी इज शॉर्ट डाउन पॉइंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सही आंसर है ए, द फर्म एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट अ पॉइंट सी। अब आते हैं नेक्स्ट। इन फिगर 5, अब पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या पूछ रहा है, सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो देखिए 56 में क्या है, ARMR का कर्व दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ AR कर्व एंड MR कर्व। तो क्या सिचुएशन है ये आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर है स्लोप ऑफ MR इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ AR।
सो बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। MC कब दिया हुआ है, MR कब दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कौन से कंडीशन पे है, तो देखिए क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हैव बीन सेटिस्फाइड बाय E2 ओनली। तो E1 नहीं होगा, E2 होगा, ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूं। आप लोग ऐसा करिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, उसको मैच करा लीजिएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 न्यूमेरिकल तो आपके केवल इसी में से आ गए, इलास्ट्रेटरी ऑफ डिमांड सप्लाई से, ठीक है। तो 5 मार्क्स तो सीधा सीधा यहीं से पूछ लिया है। और उसके बाद देखिए AFC और AVC में से दे दिया है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 2 मार्क्स के यहाँ दे दिया, 2 मार्क्स के यहाँ, 4 मार्क्स और एक 5 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अभी छोड़ते हैं, डायरेक्टली 66 पे आते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, रामू इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ सेलर ऑफ AC. He sell the product at a higher price in the Delhi and at the lower price in the Missouri. तो क्या सिचुएशन है, ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे सिचुएशन है मोनोपोली का। तो 66 का सही आंसर C है। उसके बाद दिया हुआ है he is liable to sell the product at a higher price in the Delhi because, दिल्ली में क्यों वो हायर प्राइस पे प्रोडक्ट बेच पा रहा है। तो उसका सही आंसर है 66 का B, मतलब डिमांड इज इनइलास्टिक। ओके, डिमांड इनइलास्टिक है, इसीलिए वो हायर प्राइस से बेच पा रहा। तो A लिखा हुआ है लेकिन B सही आंसर है, मतलब B ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट इज। तो मार्केट का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अब आप सोचिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सोचिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। A famous English economics believed that the agriculture output would eventually stop growing as more labor is added to the land that was fixed in quantity. तो कौन सा है, what law of variable law is applicable
इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। सोचिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पॉइंट नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर बी में पढ़िए क्या सही आंसर है। तो सही आंसर है इसका पॉइंट नंबर बी में पॉइंट नंबर ए। दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 का सी। देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो वेरिएबल फैक्टर क्या क्या है। सही आंसर है इसका लेबर। लेबर को यहाँ चेंज कर सकते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिमांड रिमेनिंग द सेम। पहले देखिए। ड्यू टू अ पैंडमिक द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स हैव इंक्रीज बट द डिमांड फॉर द क्वांटिटी हैज़ नॉट फॉलन। क्लियर है। फिर यहाँ बोल रहा है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिमांड रिमेन द सेम। तो ऐसे में डिमांड क्यों, क्या रीज़न है जो सेम है। तो सही आंसर है 68 का ए। डिमांड फॉर अ गुड्स इज इनइलास्टिक सिंस फूड इज अ नेसेसिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करता, एक्सेप्शंस के बारे में बोला जा रहा है। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही जगह पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को कौन सा स्टेटमेंट दिखा रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो सही ऑप्शन है इसका डी। देयर इज सम इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग रिमेन द सेम। प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड का डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो न्यूमेरिकल आप लोग लॉ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपको आंसर फटाफट बता दे रहा हूँ मैच करके। फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इसमें। तो देखिए 58 का सही आंसर है 2.86, मतलब पॉइंट नंबर सी। 59 का सही आंसर है बी, मतलब 50 यूनिट्स। और क्वेश्चन 60 का सही आंसर है डी, जो कि नन ऑफ द अबव। और 61 का सही आंसर है बी, 6.25। 62 का जो है सही आंसर है वो है सी, मतलब 120 यूनिट। और क्वेश्चन 63 का सही आंसर है ए का, मतलब फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में है। तो 63 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है डी, और सेकंड डी मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट 16.67 और 10। और सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 63 का, उसका सही आंसर है ए, मतलब इनफाइनाइट 10,14। अब आते हैं क्वेश्चन 64 पे। तो 64 के पहले पार्ट का जो आंसर है
वो है फर्स्ट का सी, और जो दूसरे पार्ट का आंसर है वो है सेकंड का बी। अब क्वेश्चन नंबर 65, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, उसका सही आंसर है डी, मतलब नन ऑफ द अबव। तो मैच करा लीजिएगा एक बार, फिर बताइएगा कितने आपके मार्क्स है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।